हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम और आज हम लोग पढ़ने वाला है ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसको इस वीडियो में देखेंगे। और चलिए एक बार अंतिम बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक कारण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का कारण है। तो मेरे भाई, अगर वायु प्रदूषण की बात की गई है यानी यह गैस से रिलेटेड होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि धुआं और कुहासा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाहनों से निकलने वाली गैस। ऑप्शन नंबर सी, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखो मेरे भाई, धुआं और कुहासा की अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरा किस रूप में पाया जाता है, गैसीय स्टेट में पाया जाता है, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, वाहनों से निकलने वाली गैस, तो यह भी किसमें पाई जाती है, गैस के रूप में। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकला हुआ अगर कोई गैस है तो वह भी कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में ही है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो मेरा यहाँ पे जो सही ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग। यानी कि आपको यह बताना है सिंपली कि पृथ्वी पर कितने % पानी पाया जाता है। यानी आपको यह बताना है कि हमारे पृथ्वी पर कितने % पानी पाया जाता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/4। ठीक है, यदि आप परसेंटेज में चेंज करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा, 75%। यानी कि पृथ्वी पर लगभग 75% भाग पे क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी, मृदा प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। डी, ध्वनि प्रदूषण। तो ये जो विश्व उष्मायन का कारण होता है, मुख्य रूप से जो गैसें आती है जिनके कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और बर्फ जमी हुई है वो बर्फ क्या होती है, धीरे धीरे पिघल जाती है, जिसके कारण जो नीचे के क्षेत्र होते हैं वह जलमग्न हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु प्रदूषण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपको बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। यानी तो कह रहा कि अब बताइए इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो मेरे भाई, यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालाब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन जीवी कारक नहीं है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन जीवी कारक नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पेड़ पौधे तो है भाई। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जंतु भी है। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीव, ये भी जीवी कारक है। लेकिन यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, प्रस्तर यानी कि पत्थर की, तो ये मेरा कोई जीवी कारक नहीं है, यानी ये लिविंग नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। आपको बताना है कि सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर ए, क्लीन नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो मेरे भाई, आपको पता होगा यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपको बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्थल मंडल में। दूसरा कह रहा है जल मंडल में। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में। एंड ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश मंडल में। तो मेरे भाई, पेड़ पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी कि जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी, 5 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को। तो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जून को। अगर बात करूं कि योग दिवस, तो आप बोलोगे 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि अंतिम समय में हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप भी स्पीड के साथ मैनेज करिए और सारे क्वेश्चन को एक बार पेपर से पहले देख के जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, यानी कि हम वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृक्षों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, मछलियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के द्वारा। तो मेरे भाई, आपको पढ़ने पे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है, यानी वायु को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों द्वारा इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। यानी कि वैज्ञानिक किरणें पृथ्वी पे आती हैं, हानिकारक किरणें, उनसे कौन सा स्तर हमारी सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। एंड ऑप्शन नंबर डी, चुंबक मंडल। तो जहां पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन स्तर। ओजोन स्तर क्या करता है, आने वाली पराबैंगनी किरणों को छांट के रोक देता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित
गैस है? आपको बताना है कि सबसे हानिकारक जो गैस है जिसमें सल्फर पाया जाता है वह गैस इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सल्फर दिया, ऑप्शन नंबर बी H2S, ऑप्शन नंबर सी SF6 एंड ऑप्शन नंबर डी SO2। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 जो गैसें होती है यह सबसे हानिकारक गैसें होती है, यानी कि जो यहाँ पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी SO2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, महासागरों में जल के स्तर के बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ध्रुवीय प्रदेश से बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा का होना, सी कह रहा अम्लीय वर्षा, डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गैसें पृथ्वी पर आती है, वो गैसें क्या करती हैं? यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसके कारण ध्रुवीय प्रदेशों में जमी हुई जो बर्फ होती है वो क्या होती है? पिघलती है, और जो आसपास के इलाके होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे हमारा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूकंप मापा जाता है, आपको बताना है कि निम्न में से भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? पहला कह रहा है बुफोर्ड पैमाने में, फिर दूसरा कह रहा है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन में, और ऑप्शन नंबर डी रिक्टर पैमाने से। तो यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिक्टर पैमाने से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। आपको बताना है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वे इनमें से कौन सी गैस को ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो मेरे भाई आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड हमारे लिए जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व उष्मायान के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? आपको बताना है कि विश्व उष्मायान का मतलब कि विश्व में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इनमें से एक प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली हुई गैस, ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधों से निकली हुई गैस, ऑप्शन नंबर सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, और ऑप्शन नंबर डी रसोई गैस। तो मेरे भाई आपको पता है जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह है वाहनों से निकली हुई गैसें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? वाहनों से के द्वारा होता है, और ये जो होती है उष्मायान में क्या करती है? एक मुख्य कारक बनती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कागज, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी धातु और ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो चीजें होती है वो जल्दी गलती नहीं, यानी कि उनको हम विघटित नहीं कर सकते। तो जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टिक, क्योंकि यह क्या करती है? सबसे ज्यादा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। आपको बताना है कि ध्वनि को मापने का एक है फॉन में, ऑप्शन नंबर बी डेसी में, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में एंड ऑप्शन नंबर डी डेसिमल में। देखो भाई थोड़ा सा डिफरेंस है डेसिमल और डेसिबल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करूं ध्वनि प्रदूषण को तो इसमें मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेसिबल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? यदि आप कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो तो निम्न में से कौन सा प्रदूषण होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण होगा। तो मेरा सही जवाब होने वाला है वह है जल प्रदूषण, क्योंकि जब आप कीटनाशकों का प्रयोग करते हो तो कीटनाशक जो होते हैं वो पानी के साथ मिलकर कहाँ चले जाते हैं? बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में, नहरों में चले जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल प्रदूषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह किसके साथ संपादित होती है, यानी कौन है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी पौधे। तो मेरे भाई सभी पौधे नहीं करते, क्योंकि जो सूखे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया? गलत। फिर कह रहा सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, जंतु इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सभी हरे पौधों द्वारा, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह सभी हरे पौधों द्वारा ही होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परम तापमान पैमाना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेल्सियस, तो भाई ये सेल्सियस पैमाना, ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये सभी नहीं है। यहाँ पे जो मैं बात करूं यदि परम तापमान पैमाने की तो है मेरा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? आपको बताना है कि बताइए जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है वो कितने परसेंट में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बात करूं नाइट्रोजन की तो 78% पाया जाता है। बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन पाई जाती है कितनी? 21%, यानी लगभग 21% मान लेते हैं। यानी कि जो यहाँ पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी 21%। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%, और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। अपने यहाँ पे भरोसा करो, यूपी टेट का एग्जाम क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। यानी कि जो प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाया गया था वो मुख्य रूप से किस चीज के प्रयोग को रोकने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है कागज के थैले, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन के थैले और ऑप्शन नंबर डी से चमड़े के थैले। तो सबको पता है कि प्लास्टिक जो होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है क्योंकि ये गलती नहीं है। तो मेरे यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला वह है ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के थैले। कागज के थैले तो सरकार ने चलाया था कि आप इनका यूज करिए क्योंकि ये क्या होते हैं, इनको हम बदल सकते हैं, इनको गला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झूम खेती होती है, आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में झूम की खेती की जाती है? केरल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। देखो क्वेश्चन पे आंसर ट्रिक है बट हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार अंतिम समय में रिवीजन करना है। तो मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया क्योंकि जो आपको कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघालय में। तो झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आते हुए जो शाकाहारी होते हैं। सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, अब बताना है चमगादड़ को स्तनधारी कहते हैं क्योंकि वह क्या करता है, उड़ता है। तो उड़ने वाले और भी जीव होते हैं, रात्रि चले रात्रि में भी और जीव निकलते हैं। शाकाहारी तो बहुत लोग होते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पे दिया गया कि चमगादड़ स्तनधारी इसीलिए है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची गई होती है? तो मेरे भाई आपको पता है कि इस रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, द्वारा तिथियों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपको बताना कि पर्यावरण जागरूकता, यदि आप पर्यावरण की जागरूकता को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी विधि है जो सबसे अच्छी होने वाली है? व्याख्यान विधि गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय भ्रमण विधि, जी हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप एक एक लोगों से संपर्क करके उनको पर्यावरण के लाभ और हानि के बारे में बताएंगे तो वे आपकी बातों को अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक जिसको बोलते हैं लाइकेन, तो बताइए लाइकेन क्या है? तो लाइकेन जो होता है वो क्या है? परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी रसायन स्वपोषी है, ऑप्शन नंबर सी अपघटक है, ऑप्शन नंबर डी सहजीवी है। तो यहाँ पे लाइकेन है वह है ऑप्शन नंबर डी सहजीवी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यह कवक और शैवाल का क्या होता है? पहला प्यार होता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी नियोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी एथोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी डेमोलॉजी। तो जहां पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथोलॉजी। ठीक है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो मेरे भाई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, यानी प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और ये जो आंदोलन था वह जुड़ा हुआ था उत्तराखंड राज्य से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, इसमें बताइए। ऑप्शन नंबर ए चींटी, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी और ऑप्शन नंबर डी तितली। तो मेरे भाई सबको पता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि केचुए को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1982 में एंड 1992 में 96 में। तो यहाँ पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपको बताना है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो मेरे भाई एलपीजी का संक्षिप्त रूप देखते हैं। पहला क्या है? लो पेट गैस, नहीं लॉक पैसेंजर गाड़ी, ये भी गलत है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपको बताना कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, तो गुजरात तो बनाता है। ऑप्शन नंबर बी गोवा, गोवा भी बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान जो कि किसी भी समुद्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाता, यानी कि जो हमारा सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो फ्रेंड इसमें हमने क्या किया, कुछ क्विक रिवीजन किया है क्योंकि ये जल्दी जल्दी वीडियो इसीलिए बना है। आप अंतिम समय आप क्या करिए, एक बार इन ईवीएस के प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि ये ईवीएस के प्रश्न कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।